हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है गोल ज्योतिर्गणित का गोल बंधाधिकार। इसमें हम खगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले खगोल या सेलेस्टियल स्फीयर क्या होता है। तो यदि हम प्रेक्षक अर्थात देखने वाले को केंद्र में रखकर काल्पनिक रूप से पृथ्वी को सभी ओर से आकाश में विस्तारित करें तो हमें एक विस्तृत वृत्त प्राप्त होगा जो खगोल या सेलेस्टियल स्फीयर या ब्रह्मांडीय मंडल या कॉस्मिक स्फीयर या ब्रह्मांड कहलाता है। कोई भी दृष्टा या प्रेक्षक इस खगोल के केवल आधे भाग को ही देख सकता है जो उसे अपने सर पर उल्टे हुए कटोरे की तरह दिखेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम पृथ्वी पे खड़े हैं तो हम प्रेक्षक हो गए और पृथ्वी को केंद्र मानकर हम ये मानते हैं कि पृथ्वी के जैसा ही एक अनंत एक गोला हमारे चारों तरफ है। उसी को हम अनंत अंतरिक्ष कहते हैं। जैसे पृथ्वी वैसे ही वो गोला, और उसी को हम सेलेस्टियल स्फीयर कहते हैं। उसका आधा ही हमें नजर आएगा क्योंकि हमें जो ऊपर है वही तो नजर आएगा, पृथ्वी के नीचे का तो नजर नहीं आएगा। तो इसीलिए वो उल्टा कटोरे के जैसा हमें ऊपर नजर आता है। अब इसमें हम देखते हैं कि सेलेस्टियल स्फीयर में सेलेस्टियल इक्वेटर क्या होता है। आकाशीय विषुवत या नाड़ी वृत्त। तो जिस प्रकार हम लोगों ने अनंत आकाश में पृथ्वी के जैसा एक गोल माना, उसी तरह से इसी प्रकार यदि हम पृथ्वी की विषुवत रेखा को खगोल में अनंत तक विस्तारित करते हैं तो हमें एक काल्पनिक बृहद वृत्त प्राप्त होगा जो खगोल को दो बराबर भागों में बांटेगा। इसे ही खगोलीय विषुवत रेखा कहते हैं, सेलेस्टियल इक्वेटर या नाड़ी वृत्त कहते हैं। यह रेखा खगोल को दो बराबर भागों में बांटती है जिन्हें उत्तरी खगोलार्ध नॉर्दर्न सेलेस्टियल हेमिस्फीयर और दक्षिणी खगोलार्ध या सदर्न सेलेस्टियल स्फीयर कहते हैं। तो जैसे हमने पृथ्वी को अनंत अंतरिक्ष में फैला दिया था तो सेलेस्टियल स्फीयर मिला, उसी तरह पृथ्वी की जो विषुवत रेखा है उसको भी अनंत अंतरिक्ष में अगर फैला दें तो उसी को हम नाड़ी वृत्त कहते हैं, सेलेस्टियल इक्वेटर या आकाशीय विषुवत रेखा कहते हैं। और इसके कारण जो सेलेस्टियल स्फीयर है, खगोलीय वृत्त है, वो दो बराबर भागों में बट जाता है। एक ऊपर का जिसे हम नॉर्दर्न सेलेस्टियल स्फीयर उत्तरी खगोलार्ध कहते हैं, और एक नीचे का जिसे हम सदर्न सेलेस्टियल स्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये देखिए पृथ्वी को हमने एक्सपैंड कर लिया आकाश में, तो ये सेलेस्टियल स्फीयर बन गया। अब सेलेस्टियल स्फीयर में पृथ्वी के जैसा नाड़ी है, विषुवत रेखा, उसको जब एक्सपेंड किया तो ये बन गया आपका नाड़ी वृत्त। अब इसने दो बराबर भागों में बांट दिया, ऊपर का नॉर्दर्न और नीचे का सदर्न हेमिस्फीयर। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके कारण सभी ग्रहों के साथ साथ संपूर्ण खगोल पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता हुआ प्रतीत होता है। तो भाई पृथ्वी का घूमने का तरीका क्या होता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो ऊपर आकाश में सभी तारे, नक्षत्र और सूर्य पूर्व से पश्चिम जाते हुए प्रतीत होते हैं। हालांकि वो बहुत ही कम मूव कर रहे हैं या स्टेशनरी हैं, लेकिन पृथ्वी क्योंकि पश्चिम से पूर्व जा रही है तो आभासी गति हमें उनकी ऐसा लगता है कि वो पूर्व से पश्चिम में जा रहे हैं। नॉर्दर्न सेलेस्टियल पोल, उत्तर दक्षिणी आकाशीय ध्रुव। यदि हम पृथ्वी की धुरी या भू अक्ष, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है। किस पे है, हमारा जो नाड़ी वृत्त है या पृथ्वी की विषुवत रेखा जो है उस पे जो परपेंडिकुलर है, लंब है, वो आकाशीय सेलेस्टियल स्फीयर को दो जगह काटेगा, एक ऊपर उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ। तो हमें क्या मिलेगा, सेलेस्टियल नॉर्थ पोल या उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव मिलेगा, सेलेस्टियल साउथ पोल। तो इसी प्रकार यदि हम पृथ्वी की धुरी या भू अक्ष के दोनों कोने भी अनंत तक बढ़ा दें तो उस खगोल वृत्त से मिल जाएंगे जो हमें खगोलीय उत्तरी ध्रुव और खगोलीय दक्षिणी ध्रुव प्राप्त हो जाएंगे, ये जिन्हें हम कहते हैं। नेक्स्ट, रवि मार्ग या क्रांति वृत्त। ज्योतिष में हम भूकेंद्रीय प्रणाली को मानते हैं, जिसके अंतर्गत हम ये मानते आए हैं कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सभी खगोलीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। इसी प्रकार अन्य खगोलीय पिंडों की तरह ही सूर्य भी पूर्व में उदय
और पश्चिम में अस्त होने के साथ साथ पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य का आभासी परिक्रमा पथ, जो वास्तव में सूर्य के चारों ओर का पृथ्वी का परिक्रमा पथ है, रवि मार्ग या क्रांति वृत्त कहलाता है। चूंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, इसलिए यह रवि मार्ग या क्रांति वृत्त भी खगोलीय विषुवत रेखा पर लगभग 23 डिग्री 26 मिनट झुका हुआ है। रवि मार्ग के तल और विषुवत रेखा के मध्य का यह कोण क्रांति वृत्त की तिर्यकता कहलाता है। तो चलिए देखते हैं रवि मार्ग या क्रांति वृत्त क्या है, इक्लिप्टिक क्या है। हमें पता है कि हम ज्योतिष में पृथ्वी को स्थिर मानते हैं और सूर्य को मूवेबल या पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ मानते हैं। तो ये पृथ्वी है मेरी, अब उसके चारों तरफ सूर्य घूमेगा, तो जिस रास्ते पे सूर्य घूम रहा है उसको हम क्रांति वृत्त कहते हैं, उसे हम क्रांति वृत्त कहते हैं या इक्लिप्टिक कहते हैं। तो ये सूर्य उस पे चल रहा, और सूर्य दो जगह हमारे नाड़ी वृत्त को या सेलेस्टियल इक्वेटर को काटता है, उन्हीं को हम इक्विनॉक्सेस कहते हैं। तो क्रांति वृत्त को हम समझ गए, ये क्या है, जिस पे सूर्य मूव करता है। क्रांति वृत्त और नाड़ी वृत्त के बीच में 24 डिग्री, लगभग 24 डिग्री, स्पष्ट रूप से 23 डिग्री 26 मिनट का अंतर है। इसी को क्रांति वृत्त या परम क्रांति कहते हैं, और इसी को तिर्यकता भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे मेष का प्रथम बिंदु या बसंत संपात बिंदु। मेष का प्रथम बिंदु या बसंत संपात बिंदु, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज और द वर्नल इक्विनॉक्स। सूर्य अपने जिस मार्ग पर भ्रमण करता हुआ दिखता है उसे क्रांति वृत्त या रवि मार्ग कहते हैं। इस भ्रमण के दौरान जब सूर्य खगोलीय दक्षिण गोलार्ध, सदर्न सेलेस्टियल हेमिस्फीयर से खगोलीय उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न सेलेस्टियल स्फीयर को पार करते हुए उस बिंदु पर पहुंचता है जो खगोलीय विषुवत रेखा और रवि मार्ग का कटान बिंदु है, तो इस बिंदु को फलित ज्योतिष की साइन पद्धति में बसंत संपात बिंदु या बसंत विषुव, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज और द वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। वर्तमान समय में प्रत्येक वर्ष 20 मार्च के आसपास सूर्य इस बिंदु पर होता है। तो मेष का प्रथम बिंदु या बसंत संपात बिंदु या फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज या वर्नल इक्विनॉक्स आप देख सकते हैं। क्रांति वृत्त पर मूव करता हुआ सूर्य जब नाड़ी वृत्त को दो जगह काटता है, वर्नल इक्विनॉक्स एंड ऑटम इक्विनॉक्स, बसंत संपात या शरद संपात, तो दक्षिणी गोलार्ध से सूर्य जा रहा होता है जब उत्तरी गोलार्ध की ओर, तो जिस पॉइंट पर दक्षिणी से उत्तर की तरफ जाता है उस पॉइंट पर हम कहते हैं संपात बिंदु, और यहीं से मेष राशि की शुरुआत होती है, इसीलिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज या मेष का प्रथम बिंदु कहते हैं। बसंत का मौसम होता है तो बसंत संपात भी कहते हैं। जनरली ये 20 मार्च के आसपास आज के समय में सूर्य यहाँ पे होता है। इसी तरह से जब सूर्य घूमते हुए लगभग 6 महीने के बाद 23 सितंबर के आसपास जब ये तुला राशि में प्रवेश करता है, या हम कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है, तो हम इसे ऑटम इक्विनॉक्स या शरद संपात बिंदु कहते हैं, या द फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा कहते हैं। लिब्रा में एंट्रेंस कर, यहां से एंटर करता है सूर्य। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तुला का प्रथम बिंदु या शरद संपात बिंदु, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा और द ऑटम इक्विनॉक्स, जब सूर्य खगोलीय उत्तरी गोलार्ध से खगोलीय दक्षिणी गोलार्ध को पार करते हुए उस बिंदु पर पहुंचता है जो खगोलीय विषुवत रेखा और रवि मार्ग का कटान बिंदु है, तो इस बिंदु को फलक ज्योतिष की साइन पद्धति में तुला का प्रथम बिंदु या शरद संपात बिंदु या शरद विषुव, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा और द ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। यह स्थिति प्रतिवर्ष 22-23 सितंबर के आसपास बनती है। जब सूर्य विषुवत रेखा को पार करता है तब पूरी पृथ्वी में दिन और रात की अवधि बराबर होती है, अर्थात इन संपात बिंदुओं पे दिन और रात बराबर होते हैं। तो पहला हमने बताया था बसंत संपात 20 मार्च के आसपास दिन रात बराबर हो जाते हैं। दूसरा 22 सितंबर या 23 सितंबर के आसपास दिन और रात बराबर होते हैं, इन्हीं को इक्विनॉक्सेस कहते हैं। भचक्र क्या है? यदि हम रवि मार्ग या क्रांति वृत्त के दोनों ओर काल्पनिक रूप से 8 अंश का विस्तार करें, तो हमें 16 अंश की एक ऐसी काल्पनिक पट्टी प्राप्त होती जिसके दायरे में सभी ग्रह स्थित होते हैं, सभी नक्षत्र भी होते हैं, क्योंकि इन्हीं में सारी राशियां बनी हैं, इन्हीं नक्षत्रों से। इसी पट्टी को भचक्र या जूडियक कहते हैं। आप देख सकते हैं ये क्रांति वृत्त के ठीक ऊपर अनंत आकाश में सारे नक्षत्र हैं, सारी राशियां हैं। इसी को हम भचक्र या जूडियक कहते हैं।
तो मित्रों, आज के टॉपिक में हमने सेलेस्टियल स्फीयर और उसके कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। धन्यवाद।